हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों में ही है और ये बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों का ही सब्जेक्ट है। तो अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों, दोनों ही सेमेस्टर में ये वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये जो सब्जेक्ट है कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है, कुछ को सेकंड सेमेस्टर में। तो ऐसा नहीं है अगर आप फर्स्ट के हो या सेकंड के हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है इस बुक की मैं ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और मैं आपको फुल जो बुक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 प्रोवाइड करवा दी हैं। आज की हमारी वीडियो 4 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, एंड आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन पेपर देख के आपको पता चल जाएगा ये सारे ही क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखना एंड जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन होता है सभी बच्चों का कि इसके जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट जहाँ हमारा क्वेश्चन था हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी लेखन की भाषा पर विचार कीजिए। यानी जो डायरी लेखन होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए, डायरी लेखन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इस सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे डायरी लेखन की भाषा पर विचार किस तरह से। पहले हम देखेंगे डायरी लेखन एक आत्म केंद्रित लेखन शैली है। यानी जो डायरी लेखन होती है वो एक आत्म केंद्रित लेखन शैली होती है, क्योंकि हम डायरी में सिर्फ अपने बारे में, अपने जो अनुभव हैं, अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों, विचारों, भावनाओं, मनोभावों तथा घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। यानी जो डायरी होती है उसमें हम अपनी जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, भावनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हीं सबको लिखते हैं। यह लेखन किसी बाहरी पाठक के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए ही लिखा जाता है। यानी इसे कोई और नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरी लिखते हैं और किसी और को दे देते हैं कि हाँ भैया पढ़ लो या पब्लिश करते हैं। नहीं, जो डायरी लेखन होती है वो स्वयं के लिए ही होती है, खुद अपने लिए ही लिखते हैं। इसीलिए इसकी भाषा भी अन्य लेखन शैलियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र, आत्मीय, भावनात्मक और आत्म प्रकाशन होती है। यानी इसी वजह से अगर हम किसी और को दिखाएंगे तो हमें ये लगता है कि हाँ भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमें शब्दों का चयन सही से करना है। बट जब हम खुद के लिए ही लिख रहे हैं, किसी को दिखाना ही नहीं है, तो हम यहाँ पर अधिक स्वतंत्रता देख सकते हैं, आत्मीयता देख सकते हैं, भावनात्मकता को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपने जो भाव होते हैं, अपनी जो भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको जाहिर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डायरी लेखन की भाषा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने मन की बात स्पष्ट, ईमानदारी और सहजता से अभिव्यक्त कर सके। डायरी इसीलिए लिखी जाती है कि जो व्यक्ति है वो अपने मन की जो बातें हैं उन्हें ईमानदारी से, स्पष्टता से और अपनी संतुष्टि से लिख सके। इसीलिए जो डायरी लेखन होता है उसकी भाषा भी अपनी भाषा के जैसे, यानी जैसे हम चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायरी लेखन की भाषा की विशेषताओं की बात करें तो चलिए इसकी भाषा की जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे सहज और स्वाभाविक भाषा। किस तरह से सहज और स्वाभाविक भाषा होती है, इसमें आप लिखेंगे डायरी लेखन में भाषा औपचारिक नहीं होती बल्कि सरल, बोलचाल की और अपने आप से बात करने जैसी होती है। यानी जो डायरी लेखन होती है उसकी भाषा औपचारिक नहीं होती कि हाँ हमें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सर, मैम इस तरह से लिखना होगा। नहीं, वो अनौपचारिक होती है, जैसे खुद से ही हम बात कर रहे हैं। डायरी लेखन का अर्थ ये होता है कि एक बार खुद से ही अपनी चीज़ें बताना या अपनी चीज़ें अपने आप को ही लिखना या अपने आप को लिख कर बताना, वही हमारी डायरी लेखन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मकता और आत्मीयता। किस तरह से भावनात्मकता और आत्मीयता होती है इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे लेखक अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करता है। इसमें हर्ष, विश्वास, क्रोध, प्रेम आदि भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यानी जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं को खुलकर बताता है उस डायरी में। उसकी जो हर्ष है, विमर्श है, क्रोध है, प्रेम है, सब
सबको लिखता है, सबको प्रकट करता है। कुछ आपने गर्ल्स या बॉयज़ देखे होंगे, अगर वो किसी से मिलते हैं न्यू पर्सन से, तो उसके बारे में वो लिखते हैं। अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी लिखते हैं अपनी डायरी में, कि हाँ उस इंसान को देख के या उस इंसान से मिलकर हमें ऐसा फ़ील हुआ। अगर उन्हें किसी चीज़ को देख के गुस्सा आता है तो वो उसको भी लिखते हैं कि हाँ भैया उस इंसान ने ऐसे किया, या फिर मुझे उसे देख के इतना गुस्सा आया। इस तरह से अपनी जो डायरी है वो लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ भाषा। किस तरह से डायरी लेखन आमतौर पर मैं शैली में लिखते हैं, जिसमें वह अपने अनुभवों से सीधे व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो हम डायरी लिखते हैं मैं शैली में लिखते हैं, यानी मैंने ऐसे किया, मैंने वो देखा, मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मेरी फ्रेंड ने ये किया, मैंने आज उसे देखा। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, या जहाँ हम मैं का यूज़ करते हैं कि हाँ मैंने आज स्टडी की, मैंने आज इतने जो गोल्स हैं वो प्राप्त कर लिए, या मैंने आज इतनी वीडियोस बनाई। इस तरह से हम इस वर्ड का या इस तरह से हम डायरी लेखन करते हैं। उसमें कभी भी उसका या वह का या ऐसी वर्ड्स का यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर मैं का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संक्षिप्तता और स्पष्टता। भाषा लंबी चौड़ी नहीं होती, बल्कि संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। लेखन जो महसूस करता है वही लिखता है, यानी कोई भी लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं लिखता, बल्कि जो उसकी रियल फीलिंग्स होती हैं वो वही लिखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रचनात्मक स्वतंत्रता। डायरी लेखन में लेखक को भाषा शैली या व्याकरण के कठोर नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। यह लेखन की निजी रचना होती है। यानी अगर हम डायरी लेखन कर रहे हैं तो उसमें जो व्याकरण है या ये कहें जो कठोर नियम होते हैं उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा मन है, जैसे हमारा मन है वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए लिखते समय हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए, बट डायरी लेखन में हम कॉमा का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, फुल स्टॉप का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है। वो हमारी मर्ज़ी है, अगर हम चाहें तो करें, अदरवाइज़ कोई भी एक तरह से कठोर नियम नहीं होता कि करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्याकरणीय अनुशासन का लचीलापन। यहाँ व्याकरणीय संबंधी कठोरता नहीं होती, परंतु वाक्य व्यास इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भविष्य में स्वयं लेखन उसे पढ़कर समझ सके। यानी देखिए यहाँ पर व्याकरणीय जो कठोरताएं होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जब आप फ्यूचर में उस डायरी को खोलो या उस डायरी को पढ़ो, उस पेज को पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या था, और आपको पता चल जाए या आपको वो फील हो जाए कि हाँ उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी जब मैंने ये चीज़ लिखी थी। तो इसलिए सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे डायरी लेखन की भाषा अत्यंत व्यक्तिगत, आत्मीय, सरल और भावप्रेरण होती है। इसमें लेखक किसी दिखावे या पाठ्य अपेक्षा से संबंध नहीं होता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही शब्दों में व्यक्त करता है। यानी यहाँ पर कोई भी दिखावे या फिर सजावट की आवश्यकता ही नहीं होती, वो जैसा सोचता है, जैसी उसकी थिंकिंग है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी अलग थिंकिंग होती है, अपना अलग नज़रिया होता है देखने का, तो वो उस नज़रिए को, अपनी उस थिंकिंग को एज इट इज़ लिखता है। कि डायरी लेखन की भाषा को लेखक की आत्मा की भाषा भी कहा जाता है, और इसी वजह से जो डायरी लेखन है उसे लेखक की जो आत्मा की भाषा है उसे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिखावा या फिर झूठ नहीं होता। यह न केवल आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मचिंतन का जरिया भी है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति या फिर हर इंसान के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता कि वो अपनी हर चीज़ उससे शेयर कर सके। इसीलिए डायरी लेखन के टाइम पे, या ये कहूँ डायरी लिखने के बाद, उसे शांति, आत्मचिंतन की जो वो प्राप्ति है वो हो पाती है। इसी वजह से लोग जो हैं वो डायरी लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपादकीय लेखन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसकी भाषा पर विचार कीजिए। यानी जो हमारा संपादकीय लेखन होता है, इसकी जो स्पष्टता है इसको बताते हुए जो इसकी भाषा होती है इस पर विचार करना है। देखिए संपादकीय लेखन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संपादकीय लेखन के बारे में भी पूछा गया है। संपादकीय लेखन का स्वरूप अगर भाषा की बात करें तो चलिए देखेंगे। संपादकीय लेखन समाचार पत्र या पत्रिका का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें किसी समसामयिक विषय पर संपादक या विशेषज्ञ का विश्लेषणात्मक, विश्वासपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये जो है ये एक समाचार पत्र या पत्रिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें सामयिक विषय या फिर संपादकीय या फिर विशेषज्ञ के जो विचार होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनके दृष्टिकोण को रखा जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को विषय की गहराइयों से जानकारी देना, समाज को दिशा देना और जनमत को जागरूक व प्रभावित करना होता है। यानी पर्टिकुलर एक विषय के बारे में गहराई से जानकारी देना, समाज को दिशा देना, जो जनता है उसे
जागरूक करना इसका विषय या फिर उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे संपादकीय लेखन किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित होते हैं, यानी हम इसे किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित होते हुए देख सकते हैं और इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि यह पत्र की विचारधारा और दृष्टिकोणों को दर्शाता है। और ये जो पत्र होता है इसकी जो विचारधारा होती है, दृष्टिकोण है, उस दिखाने या दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन का स्वरूप, यानी जो संपादकीय लेखन होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे विषय की प्रासंगिकता, किस तरह से संपादकीय हमेशा जिस ज्वलंत समाजकीय और जन सरोकार से जुड़े विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसी तरह के जो विषय होते हैं उनसे हम जो संपादकीय लेखन होता है वो लिखा जाता है। यानी जो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, चुनाव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, ऐसे ही विषयों पर हम लिखते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तथ्य और तर्कों पर आधारित विश्लेषण, किस तरह से संपादकीय लेखन भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। यानी हम इसमें जो भावनात्मक पूर्ण ना होकर ये तथ्य और तर्कों पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है हम भावनाओं में बहकर कुछ भी लिख दें या अपनी भावनाएं लिख दें कि नहीं भैया उसने मर्डर किया लेकिन उसकी मजबूरी थी, तो उसकी मजबूरी नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे उसने मर्डर किया है भैया, उसे जेल होनी चाहिए। जो तथ्य और तर्कसंगत है उस चीज़ को देखते हैं। इसमें प्रस्तुत विचारों को ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पुष्टि की जाती है और जो हमारे प्रस्तुत आंकड़े होते हैं या फिर तथ्य होते हैं उन्हीं के आधार पर जो निष्कर्ष है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृष्टिकोणों की स्पष्टता। लेखक में संपादक या लेखन का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभरता है, लेकिन वह संतुलित और विवेकपूर्ण होता है ताकि पाठक किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। यानी लेखक के जो संतुलन है उसको भी बनाए रखना होता है ताकि जो पढ़ने वाला है वो किसी निष्कर्ष पे निकल सके। ऐसा नहीं है आप एक तरफ उसकी बुराइयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी अच्छाइयां भी कर रहे हैं, दोनों में कोई यही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा पढ़ने वाले को कि इसका निष्कर्ष क्या निकाले, वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो इस वजह से जो लिखने वाला होता है यानी जो लेखक होता है उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि पढ़ने वाला किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरचना का अनुशासन, किस तरह से संपादकीय लेखन में एक निश्चित संरचना होती है। जब हम संपादकीय लेखन कर रहे होते हैं तो एक निश्चित संरचना होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी जो संपादकीय है वो लिखना होता है। जैसे कि भूमिका होती है, पहले विषय का संक्षिप्त परिचय देना होता है कि हाँ ये हमारी आज का टॉपिक है, इन इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। फिर होता है हमारा विवरण, प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करना होता है कि हाँ हमारा जो टॉपिक है इसके जो प्रमुख पहलू हैं या प्रमुख चीज़ें हैं ये होंगी। फिर होता है हमारा समाधान या फिर निष्कर्ष, लेखन का मत या सुझाव, यानी जो भी लेखक है वो अपना मत और जो सुझाव होता है वो देता है निष्कर्ष में कि हाँ मेरे मत के अनुसार या मेरा सुझाव ये है, इस तरह से अपना सुझाव देता है। अदरवाइज वो पूरे तथ्य और जो तर्क संगतता है उससे वो लिखता है। फिर लास्ट में निष्कर्ष में अपना जो विचार है, अपनी जो थिंकिंग है वो भी उसे ऐड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनहित और सामाजिक उत्तरदायित्व, किस तरह से संपादकीय समाज को जागरूक करने और मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। अतः इसमें जनहित की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी निहित होती है। क्योंकि देखिए जब हम संपादकीय पत्र या पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो जागरूकता और जो मार्गदर्शन के कार्य होते हैं वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए जो इनकी भावनाएं हैं, सामाजिक जिम्मेदारी हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी वजह से इन्हें तथ्य और जो तर्क संगतता है उसका प्रयोग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन की भाषा पर विचार, यानी जो हम संपादकीय लेखन लिखते हैं उनकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए या किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो इसमें आप लिखेंगे औपचारिक और विविधतापूर्ण भाषा। किस तरह से औपचारिक और विविधतापूर्ण भाषा होती है, इसमें आप लिखेंगे संपादकीय की भाषा गंभीर, प्रयोदित और औपचारिक होती है। इसमें विषय की गरिमा और गहराई के अनुरूप शब्दों का चयन किया जाता है। यानी जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसकी गरिमा और उसकी जो गहराई है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है हम अंधाधुन कुछ भी लिख दें या अंधाधुन किसी भी वर्ड का यूज़ कर दें। तो जो वर्ड्स होते हैं उनका चयन बिल्कुल अच्छी तरीके से या फिर चुनकर किया जाता है ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तथ्यात्मक और तार्किक भाषा, किस तरह से भाषा में तर्क, कारण और उदाहरण प्रमुख होते हैं। लेखक अपनी बात को प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बस लेखक ने बोल दिया सारी बातें सच्ची हो जाएंगी, नहीं, उसे वो
जो कह रहा है उसका प्रमाण देना होता है, उसका उदाहरण देना होता है, तर्क देने होते हैं, ताकि जो अपनी बात कह रहा है वो उसको स्पष्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पष्टता और संक्षिप्तता। भाषा सुस्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि पाठक को विषय समझने में कठिनाई ना हो। यानी जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप लंबी चौड़ी बात कह दें और कंक्लूजन निकले छोटा सा या इतना सा कंक्लूजन निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो पढ़ने वाला है उसे विषय अच्छे से समझ में आना चाहिए और वो उसका कंक्लूजन भी निकाल पाए, इस तरह से लिखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संतुलित अभिव्यक्ति। किस तरह से भाषा में भावनाओं की अधीनता नहीं होती बल्कि संयमित और संतुलन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कटाक्ष या आलोचना भी मौर्यते होती है, यानी इसमें हम कटाक्ष और जो आलोचना है उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग। किस तरह से शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग है, इसमें आप लिखेंगे संपादकीय लेखन में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है बिना किसी स्थानीय या बोलचाल की शैली के प्रयोग के। यानी हम यहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है जो स्थानीय वर्ड्स होते हैं या बोलियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं स्थानीय बोली की बात करूँ तो लड़की या फिर लड़के को छोरा और छोरी बोल देते हैं, तो हम संपादकीय में इन जो वर्ड्स होते हैं छोरा छोरी, इंगे उंगे, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। मतलब इधर उधर को इंगे उंगे बोल देते हैं। जो हमारी स्थानीय और या फिर बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उनमें तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष शैली में लेखन। किस तरह से अक्सर संपादकीय लेखन तीसरे पुरुषों में और अप्रत्यक्ष शैली में लिखे जाते हैं जिससे विषय को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जा सके। यानी जो हमारे विषय होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संपादकीय लेखन एक उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखन शैली है जो न केवल पाठकों को जानकारी देता है बल्कि उनकी सोच को दिशा भी प्रदान करता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो संपादकीय है वो सिर्फ पढ़ने या लिखने के लिए नहीं बल्कि एक सोच प्रदान करने के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़कर लोग जो हैं वो अपनी सोच बनाते हैं। इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक, संरचित और उद्देश्यपरक होता है। इसकी भाषा विद्वत्पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट और संतुलित होती है। एक अच्छा संपादकीय समाज की जागरूकता को बढ़ाता है और लोकतांत्रिक विमर्श की समृद्धि करता है। इसी वजह से एक अच्छा जो संपादकीय है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा संपादकीय नहीं होगा तो हमारे समाज में जो भ्रामक चीज़ें हैं या जो गलत चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं। लोकतंत्र की जो विमर्श है वो कम हो सकता है। इसी वजह से हमें एक अच्छा संपादकीय लिखना चाहिए या एक अच्छा संपादकीय ही होना चाहिए ताकि जो लोकतंत्र की विमर्श है वो भी बढ़ सके। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपकी जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो या कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को लगातार कर पाएँ और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड लास्ट क्वेश्चन के आपको इन सभी के नोट्स कहाँ मिलेंगे? आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।